दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू BCW। हम लोग आज इस वीडियो में 69th BPSC प्रीलिम्स के जितने भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हैं उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हुआ है, 67th तक का जो क्वेश्चन था ना वो एकदम से ट्रिवियल था, कुछ भी नया नहीं था। उनका सोर्स सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे, बजट और कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स बैंकिंग के, जैसे CRR पूछ लिया उन्होंने, SLR पूछ लिया है ना, फिर इकोनॉमिक सर्वे बजट से उन्होंने फिस्कल डेफिसिट पूछ लिया है ना, कभी कभार पॉवर्टी पूछ लिया, पॉवर्टी से रिलेटेड कौन कमिटीज़ बनी हैं वो पूछ लिया। अब जो है 68th के बाद पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है हर एक सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है कि अब उनका मतलब ऐसा समझो कि BPSC को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनको इकोनॉमिक्स की अच्छी समझ हो, उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए जिनको आजकल के टाइम में जो इकोनॉमिक्स की चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में समझ हो। ये मैं प्रूव कर दूंगा अपने वीडियो से किस तरह से वो ये चाह रहे हैं कि अभी जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड उसमें लोगों को जानकारी हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि आप स्टैटिक ज्ञान रखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी का सफिशिएंट ज्ञान रखो, पॉलिटी आपको हम एकेडमी में पढ़ा ही देंगे, इकोनॉमिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, हमारा उसमें कोई। अब दूसरा चीज़ हो गया है, अब ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब ऐसे सिविल सर्वेंट्स चाहिए जिनको इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, एटलीस्ट बेसिक ज्ञान हो, आगे बाकी तो एकेडमी में पढ़ा देंगे। तो अब 69th BPSC में इन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चंस पूछे काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन पूछे। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू स्टैगफ्लेशन। अब भाई साहब यहाँ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस में परेशान थे और इनको स्टैगफ्लेशन पूछ दिया तो बच्चे परेशान हो गए। और भी जितने सारे क्वेश्चंस थे 2-3 वो भी काफ़ी टिपिकल थे और उनको हैंडल करना इतना इजी नहीं था। हम लोग आगे देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ RBI। अभी देखो तुमसे इससे पहले क्या पूछता था कि RBI इस्टेब्लिश कब हुआ, RBI एक किस तरह की संस्था है, कौन सा, जो इसे NPCI है तो किसके अंदर आता है, ऐसा ऐसा सवाल पूछा जा रहा था। और अब पूछ दिया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो RBI का होता है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। तो अब बोलोगे कहाँ से उठाया, इसका आंसर तुमको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा जो इकोनॉमिक्स की बुक मार्केट में है। प्रॉब्लम क्या है कि इकोनॉमिक्स की बुक चाहे तुम रमेश सिंह पढ़ोगे, चाहे विवेक सिंह पढ़ोगे, चाहे कोई भी ABC बुक पढ़ोगे, या फिर वन लाइनर की किताब जो आती है काफ़ी पॉपुलर है वो पढ़ोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ इसमें हो सकता है इसमें नहीं है, जो इसमें है वो हो सकता है इसमें नहीं है। आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो देखोगे कि एक क्वेश्चन उसने एक इस बुक से लिया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें मिला दिया, तीसरा। अरे दैट इज़ गुड, दैट इज़ ओके, बट हमको किस तरह से प्रोसीड करना है। फॉर इकोनॉमिक्स वी कैन नॉट रेफर टू दिस 4 बुक्स ऑल टुगेदर एक साथ। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो RBI का हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसका एक वीकली रिपोर्ट आता है। वीकली रिपोर्ट बस इतना रहता है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करता है। और ये न्यूज़ जो है, ये जो वीकली रिपोर्ट आता है, ये वीकली रिपोर्ट तुम्हारा चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो या चाहे द हिंदू, तो एटलीस्ट अगर तुम न्यूज़पेपर कंटिन्यूअस पढ़ते रहे होते तो ये क्वेश्चन तुमको नया नहीं लगता, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, SDR, रिजर्व पोजीशन इन IMF। अभी तुम इसको इससे मैच करो, देखोगे उन्होंने पैटर्न भी वैसा ही सेलेक्ट किया है। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, SDR, रिजर्व पोजीशन इन IMF, है ना। तो डायरेक्ट यहीं से उठाया है सवाल को। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये सवाल पूछ तो दिया, अब हम इसको कैसे अप्रोच करें, कैसे हमको आइडिया लगेगा कि ये सवाल पूछा जाता है। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। पहले समझ लो कि क्वेश्चन किस तरह से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। हम लास्ट में तुमको 2-3 आइडिया देंगे, उसको कर लेना, तो मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स जो है तुम्हारा डन हो जाएगा। अभी देखो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में बात कर रहा है। रूल्स ऑफ ओरिजिन अगर तुम देखोगे इस टाइम पे तो ये टाइम था करीब जुलाई-अगस्त, है ना। अप्रैल से शुरू हुआ था ये होना और जुलाई-अगस्त तक 2023 में रूल्स ऑफ ओरिजिन की काफ़ी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो इस रूल्स ऑफ ओरिजिन में चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके रिलेटेड काफ़ी नॉर्म्स को ट्वीक कर रहा था अपने ट्रेड एडजस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे ट्रेड पैक्ट हुए थे। अब यूके के साथ FTA हुआ था, FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था यूके के साथ, और उसके साथ साथ और भी जैसे UAE के साथ हुआ था और भी बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड पैक्ट हुए थे। तो उन ट्रेड पैक्ट्स में जो रूल्स ऑफ ओरिजिन है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड जब होता है तो आप यहाँ से
एक कुछ भेजते हो और वहाँ से कुछ खरीदते हो। तो यहाँ से जो भेजते हो और वहाँ से जो खरीदते हो, तो कुछ कंट्रीज़ क्या करती हैं, उनको चाइना से सोर्स करके आपको बेच देती हैं। तो इंडिया ने कहा कि आपका जो सामान है उसका ओरिजिन होना चाहिए, ओरिजिन मेंशन होना चाहिए। उसके साथ साथ और भी काफ़ी ऑब्लिगेशंस थे जिसकी चर्चा इस रूल्स ऑफ ओरिजिन कंसेप्ट में की गई है। इसके बारे में एक पीआईबी का न्यूज़ आया था, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ देखो जुलाई 2023 का है, उसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में। अब तुम जब रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट जो है ना, डायरेक्ट मिलना कहीं पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन स्टेटमेंट को हम समझ के टिक कर सकते हैं। क्योंकि देखो 69 का जितने क्वेश्चंस थे मुझे यही समझ में आया कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है, बाकी जो भी सब्जेक्ट के सवाल थे वो डायरेक्ट सवाल एज इट इज़ नहीं थे, उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर में अपना माइंड यूज़ किया था। तो यहाँ पे अगर रूल्स ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट समझ में रहा था, पढ़ा हुआ रहा था, एक बार देखा हुआ रहा था, तो आदमी कुछ दिमाग लगा सकता है वहाँ पे, है ना। अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन था ये, तो इसको अटेम्प्ट यहाँ से किया जा सकता था और यहाँ से सोर्स था। अब बोलोगे तो ये किसी बुक में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा किसी बुक में। प्रॉब्लम ये है कि तुम कितनी किताबें पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के लिए। एक 15 नंबर 16 नंबर के लिए अब थोड़ा बढ़ गया, पहले तो 7-8 रहता था। 15 16 17 नंबर के लिए तुम 4 किताब पढ़ोगे, ये कहाँ तक तर्कसंगत है ना। फिर देखो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका आंसर तुमको मैक्सिमम किताब में मिल जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन हम उस टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट था ये? उस टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये न्यूज़ में था। ये न्यूज़ आर्टिकल देखोगे 20 फरवरी 2023 का है, जहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तेलंगाना के बारे में कुछ डिस्कस हुआ था, और ये चीज़ एग्जैक्टली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ये स्क्रीनशॉट जो है वो एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है। तो मैंने सोर्स कहाँ से किया? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से किया, इसके अलावा किसी और बुक से सोर्स नहीं किया। रीज़न बीइंग कि एक क्वेश्चन मैं उससे बताऊंगा, एक क्वेश्चन उससे, तो कितनी किताबें पढ़ोगे? ये सवाल जो है, ये सवाल थोड़ा बेसिक सवाल था स्टार्टिंग में। ये वाला जो टर्म जो स्टेटमेंट है वो बेसिक था, लेकिन इसके बाद वाला जो था देखोगे ये दोनों काफ़ी फैक्चुअल है। फिर ये देखोगे ये भी फैक्चुअल है। तो कैसे इसको एनसीईआरटी से आप सिर्फ ये सॉल्व कर पाते, बाकी चीज़ें किसी किताब में डायरेक्ट नहीं दी गई हैं, वो तभी सॉल्व कर पाते जब आपको पता रहता। इस क्वेश्चन को मैं एक्सट्रीमली फैक्चुअल मानूंगा और मानूंगा कि इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे, है ना। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक नहीं था, क्योंकि अगर अटेम्प्ट होता और गलत होता तो नेगेटिव होने का चांसेस थे। बट कुछ लॉजिक लगा के अगर किसी ने आंसर डिराइव किया तो वेल एंड गुड, यू कैन डू दैट अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है। और लॉजिक लगा के तुम अगर समझो कि 50-60% क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो ना, तो दैट इज़ वंडरफुल फॉर यू, ठीक है। अगला सवाल देखो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत हो हल्ला मचा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया। देखो ये अभी स्कीम बहुत चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चाहे वो स्किल इंडिया इनिशिएटिव हो, है ना, या फिर मेक इन इंडिया के तहत जो भी चल रहा हो। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात थी वो न्यूज़ में रह रहा था। दूसरी चीज़ ये भी कि तुम देखोगे कि एनसीईआरटी में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में एलेबोरेटली कवर्ड है। एनसीईआरटी में, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट एनसीईआरटी, नॉट एनी अदर बुक। क्योंकि तुमको अगर पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि बाकी सारे किताबों के लिए तुम रेफरेंस कर सकते हो। जो भी एनसीईआरटी में टर्मिनोलॉजीज हैं वो अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो यू शुड गो टू अदर बुक्स, रेफरेंस बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक, बट नॉट होलिस्टिकली वो बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ये है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में पूछा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ प्रोसेस किस चीज़ को इनेबल करता है, तो इन सब चीज़ को इनेबल करता है। तो ये चीज़ देखो यहाँ से अगर पढ़ोगे तो यहाँ से डिड्यूस कर सकते हो। ये सवाल मैं कहता हूँ कि ये भी डायरेक्टली डिराइव नहीं है, बल्कि ये भी फॉर्मुलेटेड है ना। जो भी फॉर्मुलेटेड सवाल होते हैं बहुत अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, अटेम्प्ट करने में मज़ा आता है, और तभी सही अटेम्प्ट होता है जब कंसेप्ट क्लियर रहता है उस चीज़ का, ठीक है। यहाँ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इसके आंसर को डिस्कस नहीं करने हैं, इसके लिए अलग वीडियोज़ आएंगे आने वाले टाइम पे। फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं तलाशने की ये सवाल जो आए इसके लिए हमको कैसा अटेम्प्ट लेना था, हमको क्या करना था, है ना, इसके सोर्स कहाँ से हैं। अब अगर अगला 70वीं वाला जो सब आएगा पेपर, तो उसमें हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगला सवाल देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। अगर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को देखोगे तो एक बिल आया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हुई थी। तो 2016 से लेके 2017 एंड तक काफ़ी न्यूज़ में था ये। उसके बाद थोड़ा दब गया। फिर
जब सरकार बदली उसके बाद बहुत सारे सरकार ने चेंजेस लाए और इस इंसॉल्वेंसी को लागू करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज़ है, बहुत सारी कंपनी ने इसका यूटिलाइजेशन शुरू किया, जो घाटे में चल रही थी उन्होंने इंसॉल्वेंट होके, बैंकरप्ट होके अपना ऑपरेशंस क्लोज किया। तो ये चीज़ और उभर के आने लगी। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी लॉ में कुछ चेंजेस लाए थे। कब? मई के टाइम पे। ये है मई 2023 का न्यूज़, ठीक है। मई 2023 में सरकार ने इंसॉल्वेंसी लॉ पे कुछ चेंजेस लाए थे, कुछ लॉ को ट्वीक किया था, इसके कारण ये न्यूज़ में था। अब चूंकि ये न्यूज़ में था तो हमारा जिम्मेदारी ये बनता है, हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में बार बार कहते हैं हम लोग कि जो भी टॉपिक आया है उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक कंटेंट बताते हैं। क्यों? इसी तरह के सवाल को टैकल करने के लिए, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ उसके टेक्स्ट को पढ़ना नहीं होता है, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक के टॉपिक हैं उसको वापस से रेफर करना रहता है। हम लोग तुमको होमवर्क देते हैं एवरी न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ये ज़रूर पढ़ लेना, ये ज़रूर पढ़ लेना। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए रीज़न, ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ए रीज़न। अब देखो, ये जो सरकार ने कुछ चेंजेस इंसॉल्वेंसी लॉ में किया, अब एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था इस पे, और इस आर्टिकल को जब देखोगे तो इसमें सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से दी हुई हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में। इसके लिए तुमको दूसरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये टॉपिक दूसरी किताबों में भी हो सकता है, चाहे विवेक सिंह हो, रमेश सिंह हो। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दोज बुक्स आर नॉट कवरिंग दिस टॉपिक, लेकिन उन किताबों को एक साथ पढ़ना सबको पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक किताब अगर पढ़ोगे तो दूसरा टॉपिक छूटेगा, दो किताब पढ़ोगे तो तीसरा टॉपिक छूटेगा, क्योंकि कहीं उसका सोर्स ही वो नहीं है ना। तब मैच होता है। हिस्ट्री का तुमको क्यों तुम बोलते हो कि आर.एस. शर्मा और बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम से मैच होता है? जस्ट बिकॉज वो लिमिटेड चीज़ें हैं, उसको किसी न किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कोर जो रहेगा उसी बुक से रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इकोनॉमिक्स इज ए वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, ये हमेशा चेंज होता रहता है, और ये चेंज होने का सोर्स जो है दैट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, वहीं से इंस्पायर होकर ये सवाल बनाए जा रहे हैं। अब देखो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये कितनी बार रहा है। तुमने करंट अफेयर्स की जो किताबें पढ़ी होंगी उसमें पीएलआई स्कीम्स बताया था कि पीएलआई स्कीम किसके लिए, टॉय के लिए हो गया, है ना, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हो गया। अब पीएलआई हो तो गया इन सब के लिए, तुम ये तो पढ़ा, लेकिन पीएलआई असल में है क्या? तो जब तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे उस समय इस टॉपिक को तुमने पढ़ा होगा, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। मैं बोलता हूँ वंडरफुल टॉपिक इन्होंने सेलेक्ट किया है जस्ट टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग इकोनॉमिक सिनारियो, और उसमें सरकार किस तरह से हस्तक्षेप करती है, सरकार का क्या उसमें इनिशिएटिव रहता है, और हमको अपने एज अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट उससे क्या सीखने की ज़रूरत है, अपने पढ़ाई में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ देखो, ये न्यूज़ जून 2023 का है, जहाँ पे गवर्नमेंट में रीओपन विंडोज़ फॉर की पीएलआई स्कीम्स, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, पीएलआई स्कीम्स के बारे में चर्चा की। क्यों? अभी देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि इतनी चीज़ें तो न्यूज़ में है, मेक इन इंडिया के बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मेक इन इंडिया में सरकार ने पिछले साल हो सकता है कोई चेंजेस नहीं किए। चीज़ें तभी पूछी जाएंगी जब वो चीज़ें स्टार्ट होंगी अभी, या फिर कुछ उसमें चेंजेस किए जाएंगे, तभी कोई न्यूज़ बनता है ना। तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम में सरकार कुछ चेंजेस कर रही थी, है ना। फार्मा, टेक्सटाइल, ड्रोन इंडस्ट्री में सरकार कुछ चेंजेस करने वाली थी, और देखोगे तो कंटिन्यूस न्यूज़ रहा है पीएलआई स्कीम का इस टाइम पे। वो टाइम था मई से जुलाई का, है ना। इस टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, पॉलिसी डायरेक्शन है, उससे इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन है। बुक में भी मिल जाएगा पीएलआई, अभी जो रिसेंट एडिशन इस साल का जो आएगा उसमें मिल जाएगा तुमको। पिछले साल के एडिशन में शायद इसका डिस्कशन हो और अभी एलेबोरेट वे में देगा, लेकिन ये कंप्लीटली माना जा सकता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस टॉपिक है। स्वामित्व स्कीम, ये काफ़ी पॉपुलर स्कीम था, और पॉपुलर स्कीम तो था, स्वामित्व स्कीम के बारे में जानते थे, लेकिन सिर्फ इतना जानते थे कि स्कीम है क्या और कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है, बस इतना पता होता है जनरली। ईमानदारी से बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें और इन्होंने काफ़ी कुछ डाल दिया कि CORS कंसेप्ट है ना, CORS क्या है, फिर आबादी एरियाज, रूरल इनहेबिटेड, कहाँ से उठाया है। तो एक देखो, ये भी 2 अगस्त 2023 का एक PIB का आर्टिकल है,
इस पीआईबी में उन्होंने CORS नेटवर्क की चर्चा की है, लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन्स, IEC इनिशिएटिव्स। इस टॉपिक को अगर किसी बुक में ढूंढने जाओगे तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो सिर्फ ये दोनों चीज़ मिल जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में है और ये क्या करती है। इससे ज़्यादा ये सारे डिटेल्स, ड्रोन वाला CORS कंसेप्ट कहाँ मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब तुम पीआईबी को थोड़ा डिटेल से देखोगे ना, तो इसमें ये चीज़ मिलेगा। तो कहाँ से कवर करना है हम लास्ट में बताएंगे तुमको, आइडिया इसका। फिर देखो स्टैगफ्लेशन के बारे में पूछा। मैं स्टार्टिंग में ही कहता था कि इन्फ्लेशन तो लोग डेफिनेशन पढ़ के जाते हैं, इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है उसको तो रट के जाते हैं कि वो कौन रिलीज़ करता है। इन्होंने स्टैगफ्लेशन पूछ लिया, एक लेवल 2 लेवल ऊपर ही पूछ लिया। लेकिन दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी फॉर दोज हु वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज ये कोर टॉपिक में आता है वहाँ पे। तुम अगर एनसीईआरटी भी निकाल को देखोगे ना तो स्टैगफ्लेशन के बारे में अच्छी चर्चा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसको सही सॉल्व करना तो थोड़ा कहेंगे टफ था, लेकिन हाँ इसको सॉल्व किया जा सकता था। अब ये कहाँ से उठाया तो ये भी देखो, 17 अगस्त को स्टैगफ्लेशन की चर्चा हुई थी, है ना, स्टैगफ्लेशन रिस्क इन इंडिया। तो ये सब देख के हमको क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे इकोनॉमी, ये सब जो है वो रिसेंट इवेंट से इंस्पायर होके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, है ना। इसका तो यही समझ में आ रहा है कि चीज़ें डायनेमिक होती जा रही हैं। अब सिर्फ स्टैटिक बुक्स को पढ़ के हम चाहें कि एकदम से डन कर दें सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर अगला देखो, एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो ये मैं मानता हूँ कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे का है। इसके अगर देखोगे इकोनॉमिक सर्वे खोल के तो उसमें कंप्लीट इसका डाल, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं डाला बिकॉज वो ट्रिवियल था। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से किसी को पता नहीं रहता है, ये क्वेश्चन गलत हो सकता था क्योंकि ट्रेंड वाला सवाल है। ट्रेंड वाला सवाल जो है यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेंट रहता है और काफ़ी फेवरेट भी रहता है। कुछ ट्रिक्स भी हैं इसके, अब वो ट्रिक लगना बंद हो गया है, लेकिन 2-3 साल से पहले तक ये काफ़ी ईजिली सॉल्व होता था। इस तरह का क्वेश्चन देख के बोनस माना जाता था। तो अभी क्या है कि ये सवाल बीपीएससी में पूछ लिया, तो कहाँ से उठाया है? इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है ना। इकोनॉमिक सर्वे में अगर तुम एफडीआई के बारे में थोड़ा बहुत अगर एक चार्ट था, उस चार्ट को देखोगे तो उससे ये आंसर निकल जाता है। अगला सवाल, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बारे में। ये सवाल जो है ये एकदम स्टैटिक सवाल है, इसमें किसी न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं थी। ये सिंपल एनसीईआरटी में इसकी चर्चा की गई है। अगर तुम उसको पढ़ोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा गया है, क्या पूछने के लिए। इसमें मैंने लिंक भी यहाँ डाल दिया है, क्या इसमें पूछना चाह रहा है, और इसको बहुत ईजिली सॉल्व किया जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तुमको अलग अलग किताबों में भी मिल जाएगा, जो चाहे वन लाइनर बुक्स हैं या चाहे रमेश सिंह हो, विवेक सिंह हो, जो भी किताब है उसमें तुमको इजीली मिल जाएगा ये टॉपिक, इसमें कोई, लेकिन एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है ये चीज़। अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में और उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है ना। मैं इसको इजी कैटेगरी में मानूंगा कि ग्लोबलाइजेशन का तनिक भी कंसेप्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। फिलहाल मैंने ये स्क्रीनशॉट जो है वो एनसीईआरटी से डाला है, क्योंकि मेरी समझ से एनसीईआरटी इज़ द अल्टीमेट सोर्स, और बाकी जो चीज़ें हैं वो डायनेमिक सोर्सेज से हमको असेंबल करनी चाहिए, ना कि अलग अलग किताबों से। हाँ, अगर एनसीईआरटी के टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तब उनका तरीका ढूंढना है, लेकिन हमारा कोर डायरेक्शन जो है, हमारा कोर फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे होना। तुम देख रहे होगे जितनी भी स्टैटिक सवाल पूछा गया है, जितना भी, वो कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। और वैसे टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में नहीं है वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी डायनेमिक इंड्यूस टॉपिक्स हैं, उनको तुमको गूगल ही करना पड़ेगा, है ना। अगला देखो, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस, ये भी बजट से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और कहें तो इकोनॉमिक सर्वे का भी सवाल इसमें है 1-2। तो अब ये चीज़ हमको कहाँ से मिलता, तो बजट में ये जो ग्राफिक्स है यहाँ से ये सवाल बन सकता था। और भी सारे इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बनाया जा सकता था अगर तुमने इकोनॉमिक सर्वे और बजट को थोड़ा ब्रीफ से। पहले इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है वो फिस्कल डेफिसिट क्या है तुम्हारा, अभी इन्फ्लेशन कितना परसेंट था, आरबीआई के हिसाब से कितना इन्फ्लेशन होने वाला है, ग्रोथ रेट क्या होने वाला है, ये सब पूछता था। लेकिन अब देखो क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से भी। अब डायरेक्ट नहीं आते हैं, अब जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं ना थोड़े अप्लाइड किस्म के हैं, और मान के ये चलो कि 150 सवाल दिखते हैं, वो 150 सवाल नहीं है, वो 200 सवाल से कम नहीं है तुम गिनोगे तो,
है ना। तो 2 घंटे में तुमको 200 स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसको आंकना है कि सही है ये गलत है ना। तो ये टफनेस हो गया है बीपीएससी का। अभी ये समझो कि अब 150 क्वेश्चन है ना, पहले क्या था 150 क्वेश्चन सारे ऑनलाइन आते थे, अभी भी ऑनलाइन आते हैं, लेकिन उसमें से 50-60 क्वेश्चन को उन्होंने स्टेटमेंट बना दिया। अब वो 50-60 क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेटमेंट डाला उन्होंने, तो 50 दिया 150, 100 ऐसे ही बढ़ गया तुम्हारा। तो मैं 200 मिनिमम कर रहा हूँ, ये 200 से बढ़ के 250 और 250 तक भी हो सकता है सवाल। तो ये ज़रूरी है कि तुम स्पीड अप करो। अब अगर वो तभी डेवलप होगा जब तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स बढ़ेंगी, है ना, पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी, तब तुम ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स कम समय में पढ़ पाओगे और तभी ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इजी होगा, है ना। रीडिंग हैबिट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर्स एज ऑफ नाउ। रीडिंग हैबिट, चलो रिकमेंडेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला चीज़, रीडिंग हैबिट बढ़ाओ अपनी। अभी बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है एज ऑफ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो अभी बहुत टाइम है। अगर अभी से भी तुम न्यूज़पेपर, एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, जो भी किताब पढ़ रहे हो किताब का पन्ना पढ़ो। टारगेट ये रखो कि दिन में हमको कम से कम तो 110-120 पेज फिनिश कर देना है। तो ये रीडिंग हैबिट जब डेवलप होंगी, वो रीडिंग हैबिट कैसी, जो कुछ अनजान चीज़ें भी हों उसमें। न्यूज़पेपर में पढ़ने से क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ एनालिसिस पढ़ के रह जाते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, उसके बाद एनालिसिस देखो, तब तुमको मज़ा आएगा। क्योंकि तुम्हारी सबसे पहले तो रीडिंग हैबिट इंक्रीज़ होगी। रीडिंग हैबिट इंक्रीज़ होने से तुम्हारा जो 200-250 स्टेटमेंट जो तुमको पढ़ने हैं एग्जाम में, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी टास्क हो जाएगा, है ना। तो तुम तुमको अगर नॉलेज रहेगा भी ना, तुम इतना पैनिक हो जाओगे कि तुम फाहियान और ह्यूमन सांग में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों को रिवर्स मार के आ जाओगे। कई लोगों का मैंने देखा कि पूछ रहा था कौन सा सही है, दोनों को गलत करके आ गया, है ना। बोथ की जगह नाइदर कर दिया, नाइदर की जगह बोथ कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो ये रीडिंग हैबिट को इंक्रीज करना बहुत ही ज़रूरी है एज ऑफ नाउ। दूसरा चीज़, अब इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ा जाए, आपने तो पूरा घिचपिच कर दिया, ये भी बता दिया वो भी बता दिया, हम कहाँ से पढ़ें। देखो भाई, एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको उठाओ, उनके जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो जिस पे बीपीएससी ने आज तक सवाल पूछा है। सपोज़ अगर उसने इन्फ्लेशन पे सवाल पूछा है, जैसे इस बार का ही पूछो, देखो जैसे उन्होंने स्टैगफ्लेशन पे सवाल पूछा है, तो स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं और इससे एक स्टेज ऊपर इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, सबको एनसीईआरटी से ढूंढ के पढ़ो। नहीं होता है तो इसको गूगल करो। किताब ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए मैं किताब प्रीफर नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट है या फिर और एक दो वेबसाइट्स है, उसको अगर प्रीफर करोगे, उसको अगर रेफरेंस लोगे तो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा इकोनॉमिक्स के लिए। फिर देखो दूसरी चीज़, अगर तुमको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ टू डिटरमाइन दोज टॉपिक्स, तो टेक हेल्प ऑफ सम ऑफ योर सीनियर फ्रेंड्स जो कि इसकी परीक्षा काफ़ी दिनों से देते आ रहे हैं या फिर जो बीपीएससी के इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं, उनसे आइडिया लो। वो बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ा जा सकता है, कौन कौन से टॉपिक उस एरिया में इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए जो पढ़ने लायक है। अब न्यूज़पेपर वाला पोर्शन कहाँ से कवर करोगे, तो अब देखो कि तुम क्या करो कि किसी भी यूपीएससी कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी किसी भी प्रोमिनेंट कोचिंग की 2-3 जो मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन्स को उठाओ। उसमें इकोनॉमिक के जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं, सिर्फ हेडिंग को उठा लो, अंदर नहीं पढ़ना है, डिटेल से नहीं पढ़ना है, एकदम ही इसेंशियल नहीं है, क्या पता इस बार चेंज कर दे, लेकिन वो जो हेडिंग है वो हेडिंग वहाँ से उठा लो। हेडिंग की एक लिस्ट बनाओ। सपोज हेडिंग में पूछा तुम्हारा पीएलआई के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, पीएलआई का कुछ न्यूज़ होगा उसमें, तो पीएलआई के बारे में तुम गूगल करके अलग अलग सरकारी पीआईबी से, स्पेशली पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से, है ना, और द हिंदू से, इन सब चीज़ों से जो भी तुमको आर्टिकल मिलते हैं उन आर्टिकल्स को पढ़ो, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करो और समझने की कोशिश करो। क्योंकि इकोनॉमिक्स अब एक कंसेप्चुअल लेवल पे चला गया है, अब वो फैक्चुअल नहीं रह गया कि इकोनॉमिक सर्वे बजट का डेटा रट के जाओगे और उस सवाल सॉल्व कर दोगे उसमें, है ना। तो दिस इज़ वेरी इसेंशियल। इससे भी नहीं होता है, देन माई स्ट्रिक्टेस्ट एडवाइस इज टू टेक कोर्स ऑफ सम प्रोमिनेंट कोचिंग्स जो तुमको ये इंश्योर करेंगे कि इन सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगर तुम उनसे कोर्स लेते हो तो जस्ट आस्क देम कि वेदर दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड और नॉट, ठीक है। अगर तुम हमसे पूछोगे तो यस, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक्स इन आवर इकोनॉमिक मॉड्यूल, मोर देन 35-40 लेक्चर्स हैं इकोनॉमिक्स के, और हमने इसका रेजोनेंस का पार्ट था जो हमारा कंप्लीट प्रीलिम्स का कोर्स है, लेकिन स्टूडेंट के डिमांड को देखते हुए और काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि हमको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, हमने इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट मॉड्यूल ही ले आया है, काफ़ी कम दाम है। इतना है कि तुम अगर 2 बार पिज़्ज़ा नहीं खाओगे और गिफ्ट विफ्ट आदान प्रदान नहीं करोगे तो उसमें मैनेज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है। बट इट्स ऑल योर
डिसीजन कि वेदर यू हैव टू ज्वाइन और नॉट। बट माई स्ट्रिक्टेस्ट एडवाइस विल बी कि तुम एनसीईआरटी को एक बार ज़रूर पढ़ो, और अभी तक अगर तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो पुरानी चीज़ों को तुम किसी मैगजीन से, प्रोमिनेंट मैगजीन्स, नॉट कोई राह चलते मैगजीन उठा लो, 1 और 2 प्रोमिनेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यूपीएससी के, उनके मैगजीन जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, पीडीएफ आता है उसका, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, उसको उठाओ, उससे टॉपिक्स निकालो, उस टॉपिक्स को एनसीईआरटी वगैरह में ढूंढो, रेफरेंस बुक्स में ढूंढो, गूगल करो। इतना सब नहीं कर पा रहे हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, सारा चीज़ में इंक्लूडेड है। हमारे यहाँ नहीं करना है, दूसरे के यहाँ करो, जहाँ कर रहे हो वहाँ ज़रूर पूछो कि ये सब टॉपिक आपने कवर कराया है कि नहीं कराया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए डिस्कशंस के साथ, इनसाइट्स लेके आएंगे। पढ़ते रहो, कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, और ये भी लिखना कि तुमको और कौन से सब्जेक्ट्स का वीडियो उसमें चाहिए। अगर किसी और सब्जेक्ट के बारे में समझना है कि कैसा पैटर्न हो रहा है, या इससे पहले का कुछ ईयर्स का समझना है, तो वो भी कमेंट करना, हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा, और होप आप अपना स्पीड अब तेज कर लोगे पढ़ाई का। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।